Before this lecture, I explain the classification of mutual fund, and with all mutual funds are divided into three: functional, portfolio mutual fund and ownership. ठीक है, these are the basis. Out of this, on the basis of functional, I already made explanation in previous uploaded lecture about open-ended and close-ended. Now we have to discuss on portfolio. So firstly, there is a need to understand what is the meaning of portfolio. Portfolio means portfolio word we have to use in investment to minimize the risk. ठीक है ना, to minimize the risk. portfolio to minimize the risk and maximize the profit. This is very important, maximize the profit. ठीक है, तो मैं प्रॉफिट शब्द के जगह इनकम बोलूंगा, इनकम. ठीक है, each and every investor is interested to maximize the income. So how we have to use the portfolio? it is a bunch. यह एक मैं bunch बोलूंगा, cluster बोलूंगा, या तो मैं basket भी बोल सकता हूं उसको. This is a basket of investment. ठीक है, so how it is possible? Means we are interested, being investor wants to make investment, so don't put all investment, amount of investment in a particular sector. Kept your amount in different sector. By that what happen? If suppose I invested in 4 sectors, ठीक है, A, B, C, D, ये अलग अलग सेक्टर है. कोई फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, स्टील है, माइन है, एक्सेट्रा. ठीक है, और अपने पास सपोज 1 लाख रुपए है. ठीक है, सो 1 लाख डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर. ठीक है, तो 4 सेक्टर मतलब मैंने इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25 और इसमें 25 ऐसा लगा दिया. ठीक है ना, ये इन्वेस्ट कर दिया. तो इस चारों सेक्टर में क्या हो जाएगा? देखो, ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे के सारे संक हो गए. ठीक है, ऑल सेक्टर्स आर संक ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, सपोज ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाटसोएवर. ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता. इसमें से एक ना एक तो भी सेक्टर आपको कुछ ना कुछ तो भी रिटर्न देने वाला है. ठीक है, यू विल गेट सम रिटर्न. ठीक है, ये रिटर्न मिलेगा ही आपको. ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, अगर मैं सारे के सारे मतलब पूरा अमाउंट, इफ आई इन्वेस्टेड 1 लाख इन डी सेक्टर, ठीक है, और डी सेक्टर संक, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे रिटर्न मिल गया 0. ठीक है, लेकिन मैंने जो अभी तरीका इस्तेमाल किया है कि आई इन्वेस्टेड, आई पुट माई इन्वेस्टमेंट in different sector. By that I can means easily minimize the risk to maximize the profit. ठीक है, same thing we have to use in mutual fund also. Means on the basis of portfolio. ठीक है ना, एक बेस लिया portfolio. ठीक है, इक्विटी फंड. ठीक है, एक मतलब हेड इस्तेमाल किया मैंने, इक्विटी फंड. ठीक है, सेकंड डेट फंड्स एंड थर्ड इज स्पेशल फंड. आई बात समझे, ये हो गया स्पेशल फंड. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने मतलब अच्छे ढंग से आपको समझाया था कि हियर इज द AMC. ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कमिटी. ये भी रजिस्टर होती है सेबी के साथ. आई क्या बात समझे, रजिस्टर होती है, लिखता नहीं यहाँ पे. ठीक है, सेबी के साथ. ठीक है, अभी ये रजिस्टर्ड AMC क्या कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिट होल्डर्स. मैंने आपको समझाया था कि investor when invested in mutual fund
and he get units, not share. So I say they all are the unit holders. आई बात समझे, वह इसमें यूनिट होल्डर कहलाएंगे, यूनिट होल्डर. ऑन बिहाफ ऑफ यूनिट होल्डर, दिस AMC इन्वेस्टेड योर अमाउंट इन ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो इन डिफरेंट सेक्टर. नंबर 1 is equity fund, second is your debt fund and some are the special funds. ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ, in a equity fund what happened here means directly your invested amount invest by AMC on behalf of you in the form of equity shares. आई बात समझे, मतलब क्या हुआ कि AMC ने आपका पैसा अमाउंट जो इक्विटी फंड में लगाया है, नेचुरल बात है कि वह इन्वेस्टमेंट रहेगा कंपनियों में. आयो बात समझे, कंपनी में. ठीक है, मीन्स योर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड बाय AMC इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी विथ कंपनी. आई बात समझे, एंड यू आर द यूनिट होल्डर्स. ठीक है ना, जब आपने पैसा लगाया तो मैंने आपको इसके पहले समझाया कि आप सब लोग क्या हुआ, यूनिट होल्डर्स हो गए. सो यूनिट होल्डर गेट सम शेयर्स ऑफ दैट कंपनी. उस कंपनी के आपको शेयर्स मिल जाएंगे. इस वजह से उस कंपनी में आपको ओनरशिप मिल गई. ठीक है, मतलब ऐसा हुआ, इफ यू होल्ड द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू दैट कंपनी अप टू द फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर. आई क्या बात समझे, आपकी लाइबिलिटी जो है वह सिर्फ फेस वैल्यू की होती है. समझने के हिसाब से मतलब ऐसा हुआ कि जैसे एक 10 रुपए का शेयर लेता हूं मैं, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू है, ठीक है, और मेरे पास समझो इस कंपनी के 100 शेयर्स है. ठीक है, मतलब मुझे इस कंपनी को 1000 रुपए पेड कर देना है, बस मेरी लाइबिलिटी 1000 रुपए हो गई. ठीक है, इसके आगे whatever loan taken by that company, so equity shareholders are not the responsible to discharge the liability of that company. यह बात ध्यान में रखना, अपने को कोई लेना देना नहीं है उससे. ठीक है, यह बात यहां पे हो रही है. अब इसका बेनिफिट कैसा एंजॉय कर रहा है यूनिट होल्डर्स. एक तो आपके समझ में आया होगा कि यू आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. आई बात समझे, व्हाट हैपन मीन्स व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट विल गेट टू यूनिट होल्डर्स. ठीक है, 2 टाइप के होता है. क्या होता है इसमें, देखिए इसमें एप्रिसिएशन होगा. एप्रिसिएशन. अब आप बोलोगे भाई एप्रिसिएशन क्या है, तो एप्रिसिएशन इसका मतलब ऐसा हुआ कि समझने के हिसाब से राम नाम का कोई यूनिट होल्डर है. ठीक है, उसके तरफ से मैं सोच रहा हूं उसका 1000 रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट है बिगिनिंग में. आई बात समझे. ठीक है, यह जो कंपनी है, ठीक है ना, ईयर बाय ईयर, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ टर्नओवर एक्सेट्रा. ठीक है, इसका वेल्थ जो है यानी एसेट जिसको बोलेंगे इंक्रीजेस, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इस वजह से क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ शेयर आल्सो इंक्रीजेस. मीन्स आफ्टर सपोज 10 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, व्हाट वुड हैपन, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इट मे बी सपोज 2000 आफ्टर अ 5 ईयर हो सकता है. इसको मैं बोलूंगा कैपिटल एप्रिसिएशन. यह एक फायदा हो गया. ठीक है, दूसरा एक बेनिफिट क्या हुआ कि कंपनी अर्न सम प्रॉफिट थ्रू फिनेंशियल ट्रांजैक्शन and for that particular financial year. So as per the Company Act 2013, the board of directors of that company declare dividend. Means unit holder will enjoy the dividend from that company. इसका मतलब 2
टाइप के आपको फायदे मिल गए। एक ऐसा कि एक कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, और इसमें फायदा भी क्या होता है, जैसे कि आपका पैसा जो लगाया उस वक्त इस कंपनी के शेयर का वैल्यू, मार्केट में बोल रहा हूं, वो 10 रुपए तो फेस वैल्यू हो गया, मार्केट में ऐसा समझ लीजिए कि 100 रुपए का एक शेयर है। ये सेकेंडरी मार्केट की बात करो, 100 रुपए, ठीक है। अब ये 100 रुपए का मतलब 2 साल के बाद, 4 साल के बाद हो सकता है, सवाल ही नहीं आ रहा है कि हो गया 400 रुपए का, ये मार्केट में हो गया 100 का 400। अब ये 100 का 400 मतलब इतनी बेस पे थोड़ी ना होता है, क्योंकि वेल्थ इंक्रीजेस, ठीक है ना, कंपनी मैक्सिमाइज द वेल्थ, ठीक है। अब ये फिर कैसा वैल्यूएशन होता है, तो उसके पीछे भी एक राज है। कैसा है, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू होती है। आई बात समझे, हाउ वी कैन कंप्यूट दैट नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो उस कंपनी की बोल रहा हूं मैं, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। कंपनी का अगर नेट एसेट वैल्यू निकालना है मुझे, तो कुछ भी नहीं है, आसान तरीका है, टेक अ टोटल ऑफ एसेट्स ऑफ दैट कंपनी, जो भी एसेट है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, एंड सब्सट्रैक्ट द एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ दैट कंपनी फ्रॉम दैट टोटल एसेट, ठीक है। जो बचेगा उसको बोलूंगा मैं नेट एसेट वैल्यू। सिंपल है, आपका टोटल एसेट कंपनी का, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी जो भी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लिया है, वो सब डिबेंचर्स है, ठीक है, प्रेफरेंशियल्स है, ये सब उसमें से माइनस कर देने का। माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलूंगा मैं नेट एसेट वैल्यू। अब होता क्या है, दिस नेट एसेट वैल्यू, ठीक है ना, इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आई बात समझे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इस वैल्यू को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करने के बाद, सपोज वो वैल्यू आ रही समझो 350 रुपए, 350, ठीक है। तो मार्केट में इस कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन 350 के निश्चित ही ऊपर होगा। आपने जब एंट्री किया था इस कंपनी में, तो उसमें मार्केट में मतलब शेयर का रेट था 100 रुपए। आज 5 साल के बाद या 6 साल के 10 साल के बाद वह 400 रुपए हुआ। क्यों हुआ? नेचुरल बात है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब 100 रुपए मार्केट में शेयर प्राइस थी, तो इसका एनएवी एट दैट टाइम ऑफ दैट कंपनी, आई क्या बात समझे, एक तो मैं समझाने के हिसाब से ले रहा हूं कि हो सकता है वो 75 होगा। आई बात समझे, यह मैं कैपिटल एप्रिसिएशन समझा रहा हूं आपको। हाउ मीन्स योर कैपिटल एप्रिसिएटेड। आई बात समझे, तो देखो, व्हेन अ यूनिट होल्डर्स एंटर्ड मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स योर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एमसी ऑन बिहाफ ऑफ यू, द एनएवी ऑफ दैट कंपनी दैट इज 75। आई बात समझे। और 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थिंक करना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ, द नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट कंपनी दैट इज 350 हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन। मींस दोज आर नॉट इंटरेस्टेड यूनिट होल्डर, दे वांट टू लीव दैट कंपनी, उसको छोड़ देना है, तो दे कैन एंजॉय फ्रॉम दैट कंपनी 350 पर शेयर। आई बात समझे, ठीक है। ऐसा इसको बोलेंगे अपन कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरी बात इसमें एक था कि मैंने ये बोला कि यूनिट होल्डर कैन एंजॉय द डिविडेंड्स, डिविडेंड्स शॉर्ट में लिख देला डिविडेंड, ठीक है। सो ईयर बाय ईयर यूनिट होल्डर कैन एंजॉय द डिविडेंड फ्रॉम दैट कंपनी, ठीक है। ऐसा इस बेस पे आपको पोर्टफोलियो के बेस पे थिंक करना है। आई बात समझे, तो आपके समझ में आया होगा कि इक्विटी फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कौन से बेस पे हो रहा है। आई बात समझे। अब इस इक्विटी फंड में एक पहला लिया मैंने ग्रोथ फंड्स, तो उसके नाम में ही सब कुछ लिखा है बरोबर है। ग्रोथ फंड, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ होने वाला है। ग्रोथ काहे का, तो डिविडेंड मिलेगा आपको सिंपल सी बात है, इसी वजह से उसको ग्रोथ फंड बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है मेरा एग्रेसिव फंड। शब्द में देखो एग्रेसिव है, तो इसमें क्या होता है, जो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक, और जिसको मैं स्टार्टअप बोलूंगा, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और दैट इज रिस्की, यह जरा रिस्की होता है। आई बस जब थिंक करो तो कि
मतलब कोई कंपनी ले लीजिए, उसका हिस्ट्री नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन, स्टार्टअप है, आईपीओ उसका, तो थोड़ा रिस्क तो ज्यादा रहेगा ही। आई बात समझे। तीसरा था यहाँ पे इनकम फंड। इनकम फंड में क्या होगा आपको देखो, इसमें कैसा होगा, ग्रोथ फंड में जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी फंड की कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है और कैश डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इनकम फंड में इनकम बढ़ रहा है। बैलेंस फंड में क्या रहेगा, ग्रोथ और इनकम, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन भी रहेगा और डिविडेंड भी मिलते जाएगा, ये दोनों का मिक्स है। फिर नंबर बी है डेट फंड्स, ठीक है। डेट यानी कर्जा होता है डेट यानी क्या हुआ, एक कर्जा हुआ, ठीक है, लोन हुआ। इसका मतलब ऐसा हुआ, एएमसी इन्वेस्टेड योर अमाउंट इन डेट फंड, बस इतना ख्याल में रखना है, ठीक है। अब डेट फंड्स में लिखा मैंने बॉन्ड फंड्स, ठीक है। तो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, दे वांट अमाउंट, उनको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। मकसद उनका अलग अलग हो सकता है, हर कंपनी का मकसद, वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी दे वांट टू स्टार्ट, वो अलग बात हो गई, बट दे आर इंटरेस्टेड टू रेज द फंड बाय इशूइंग द बॉन्ड। आई बात समझे, बाय इशूइंग द बॉन्ड, दैट्स आई से दैट इज द बॉन्ड फंड्स। नेक्स्ट इज यील्ड फंड, और इसमें डेट फंड में क्या होता है, एक बात आपको उतना मिनिमम इनकम मिलेगा, मतलब मिलेगा, क्योंकि व्हाट एवर अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एएमसी ऑन बिहाफ ऑफ दैट इज अ डेट, कर्जा है। तो जैसे डिबेंचर्स वगैरह है समझो, ठीक है, या लोन भी रहा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा, आई क्या बात समझे, वह फिक्स रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई बात समझे, यह फिक्स रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से कम ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं। यील्ड फंड, यह भी बहुत ही सेफ है। गवर्नमेंट के जितने ही जैसे वही ट्रेजरी बिल्स है, या समझो कोई सीपी है जो इशू किया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बस उसमें पैसा लगाने का, तो बहुत ही सेफ रहा, आपके पैसे मिलने ही वाला है, ठीक है, संक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई बात समझे, ठीक है। तीसरा था स्पेशल फंड, ठीक है। तो स्पेशल फंड में जैसा इंडेक्स फंड, आपको पता होगा कि इंडेक्स फंड में क्या है, जैसे भाई बीएससी है, ठीक है, एनएससी है, मुझे शेयर मार्केट है, उनके ये सेंसेक्स है, यह सेंसेक्स हुआ, सेंसेक्स में भी अप डाउन अप ऐसे होते रहता है, ठीक है। अब उस सेंसेक्स पे आपका पैसा लगाना, आई क्या बात समझे, उस इंडेक्स में आपका पैसा लगाना, इस वजह से उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं, ठीक है। सो योर इंडेक्स फंड बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी। आई बात समझे, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि शेयर मार्केट बेस्ड रन ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, कुछ भी हो सकता है। जैसा प्रेजेंट टेंस में देखो, रशिया के बाजू में जो आर्मीनिया और अजरबैजान है, वो दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे, तो अपन सब क्या बोलेंगे, अपने को क्या लेना देना भाई, वो लड़ रहे, वो मरेंगे। तो बात ऐसा है कि अगर वह उसका दायरा बढ़ गया है, तो रशिया एंट्री करेगा, अमेरिका एंट्री करेगा, भारत भी थोड़ा सा सपोर्ट करेगा इधर उधर से, तो उसका इफेक्ट तो आपके इकोनॉमी पे होना ही है। चाइना के साथ चालू है अपना, ठीक है, डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है, अगर यह कन्वर्ट हो गया वार में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है इस शेयर मार्केट का, ठीक है। इस वजह से अब है इंटरनेशनल, अभी इसमें इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाओ भाई, सवाल ही नहीं आ रहा, उसमें पैसे लगाओ, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, रेज द फंड फ्रॉम इंडियन सॉइल। आई क्या बात समझे, इंडियन सॉइल से ही पैसा रेज किया जाता है, और इंडिया में भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाना ही पड़ेगा। जो फंड है इंटरनेशनल फंड, तो इसमें म्यूचुअल फंड इंडिया में रहेगा, बेस उसका इंडिया का ही रहेगा, ठीक है। अमाउंट रेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडिया। अब विद द हेल्प ऑफ इंडिया मतलब कैसे, इंडियन सॉइल पे उस फंड को रेज किया, बट इन्वेस्टेड ग्लोबली, इन्वेस्टेड
ठीक है, पैसा अपन बाहर लगाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है ऑफशोर फंड, ठीक है। अब ये फंड का बेस यही रहेगा, सवाल ही नहीं आ रहा है, आई क्या बात सच है। दूसरा ऐसा है कि फंड जो रेज करेंगे ग्लोबली, ठीक है ना, फंड रेज करेंगे ग्लोबली और इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, आई बात सच है, ठीक है। यह इसका बेस है। सेक्टर फंड, सेक्टर में ही लिखा है कि वेयर द फंड वांट टू मेड इन्वेस्टेड, जैसे यूटिलिटी बोलूंगा, ठीक है। जैसे भाई पावर सेक्टर है, इसमें पैसा लगा रहे हैं, वाटर है, यूटिलिटी शब्द को मतलब बेस लीजिए, उस सेक्टर में इसमें से पैसे लगाया जाएगा, आई बात समझे। बाद में था मनी मार्केट फंड। अब ये मनी मार्केट फंड, इसका मतलब इतना ही हुआ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है मनी मार्केट में, आई क्या बात समझे। मनी मार्केट में बस अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। जैसे ट्रेजरी बिल है गवर्नमेंट के, इसमें भी पैसा जा रहा है। मनी मार्केट का मतलब इसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहेंगी, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। जैसा मैंने इक्विटी फंड में जो बोला था आपको यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म का मतलब ड्रामा था, ठीक है ना। उसके बाद मनी मार्केट में रहेगा। अब ये फंड्स ऑफ फंड है, फंड्स ऑफ फंड में क्या है, उसमें ही लिखा है फंड्स ऑफ फंड, विषय खत्म हो गया यहाँ पे। कैसा कि व्हाट एवर अमाउंट रेज बाय दिस एएमसी, ठीक है, सो ऑन बिहाफ ऑफ यू, एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा, बस इतना ख्याल में रखना है आपको। एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगेगा, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल दैट इज अ फंड्स ऑफ फंड, आई बात समझे। और नेक्स्ट है आपका गोल्ड फंड, तो नाम में ही लिखा है ईच एंड एवरी पर्सन इज इंटरेस्टेड टू परचेज द गोल्ड, आई बात समझे, ठीक है। अब परचेस गोल्ड करना है तो कितना करेंगे, जनरल मतलब मैं जनरल आदमी का अगर सोचता हूं 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम 40 ग्राम, ठीक है, 5-5 किलो 10-10 किलो तो खरीदे के लिए। बट यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग ऑफ द गोल्ड, कैन इट बी पॉसिबल, द आंसर इज नो, सिंपल बात है, इट इज नॉट पॉसिबल अबाउट द ट्रेड, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, वो तो भाई बहुत बड़े लोगों का काम है भाई ट्रेडर, वो अपने जैसे क्या कर सकते हैं। बट यू कैन एंटर इन दैट ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड, ये बैठे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो आपका 500 रुपए रहा, 1000 रुपए रहा, 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहा, सो ऑल आर अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ यू इन दैट गोल्ड फंड्स, ठीक है। अब इस गोल्ड फंड में आपका पैसा लगाया जाता है व्हाटसोएवर, तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए ले रहा हूं, ठीक है। आज प्रेजेंट टेंस में जो रेट होगा, ठीक है, समझो 6000 रुपए का 1 ग्राम, ठीक है, 6000 रुपए का हिसाब से आपका पैसा इसमें लगाएगा। देयर इज नो नीड टू केप इन अ फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में रखने की कोई जरूरत नहीं, पेपर वर्क है सिर्फ, आई बात समझे। 6000 के हिसाब से जो भी होता होगा 10 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, मार्केट के बेस पे मुझे थिंक करना पड़ेगा। 6000 का 7000 रुपए हो गए, आई क्या बात समझे, पर ग्राम 7000 पर ग्राम हो गए, आई बात समझे। तो नेचुरल बात है, आपने जब एंट्री की थी इसमें तो 6000 रुपए था पर ग्राम, ठीक है। आफ्टर सपोज 7000, तो 1000 रुपए 1 ग्राम के ऊपर आपको मिल गए, विषय खत्म हो गया। एंड यू वांट टू लेप, यू कैन लेप इमीडिएटली, लिक्विडिटी तो रहती है। यह है इसका मतलब बेस गोल्ड फंड का। इसके बाद था ये ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप म्यूचुअल फंड में भी मतलब क्लासिफाइड। अब ओनरशिप मतलब क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड, ठीक है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड, और तीसरा है फॉरेन म्यूचुअल फंड, बस बाकी कुछ भी नहीं रहे। अब पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड है तो पब्लिक सेक्टर ही स्पॉन्सर करेगा, प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्पॉन्सर करेगा, फॉरेन है तो फॉरेन ही उसको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। इसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन होता है, बाकी इतना उसका कोई उच्च नहीं। दूसरी बात ऐसा है कि मैंने जैसे अभी आपको क्लासिफिकेशन यह बता दिया, ठीक है। उसके पहले जो 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, वो वहां से देखना पड़ेगा। एक आधे ने यहाँ से शुरुआत किया तो उसको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। यह है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। स्ट्रक्चर मीन्स हाउ इट इज ऑपरेटेड,
ठीक है ना। यह तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम डाउट्स क्रिएटेड इन योर माइंड। ये तो ठीक है भाई कि भाई आपका पैसा यहाँ यहाँ लगाया जाता है, लेकिन कौन लगाता है, कैसे लगाता है, कहाँ लगाता है, ठीक है, और उसमें कौन सी स्टेप्स हैं, यह बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.